होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 10 फॉर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी पिछले क्लास में कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, उससे ज्यादा लोग होने लगे, ठीक है, उससे ज़्यादा वर्कर्स होने लगे, तो उनको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो कि जिनकी अगर ज़रूरत नहीं भी जो नहीं भी रहते उससे भी हमारा काम चल जाता, लेकिन फिर भी वो हैं, इसलिए वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले हम पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वैसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं होता है, उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है, मतलब अर्निंग सोर्स नहीं होती है, उनको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है सीजनल, एक होता है डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, इस डिस्टिंग्विश्ड को ही हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। हम बाकी डिटेल बात करते हैं। अब देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सीजनल वर्क, जैसे फार्मर भी हैं तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, बस कुछ ऐसे सीजन्स हैं जिसमें वो अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है, राजमिस्त्री हो गए, राजमिस्त्री जो घर और बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में घर नहीं बना पाएंगे क्योंकि बालू की कमी हो जाती है और बाकी चीज़ों की वर्षा के चलते, तो वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। किसी एक सीजन में या दो सीजन में वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ दैट ईयर। कुछ महीने वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जनरली ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो सम सीजनल फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, सो फार्मर आर एम्प्लॉयड ओनली इन दैट पार्टिकुलर सीजन। ठीक है, जिस सीजन में कोई खेती होती है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उस सीजन में, पार्टिकुलर सीजन में क्या होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं एम्प्लॉयड होते हैं, बाकी सीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक पिक्चर लगा दिया है, पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इट इज ए समर ऑन द ईस्ट ओशियन, जिम एंड स्लरी वर्क ऑन द फार्म, दे प्लांट सीड इन द स्प्रिंग एंड कलेक्ट क्रॉप इन द समर। ठीक है, वो स्प्रिंग सीजन में फार्म करते हैं और समर में कलेक्ट करते हैं, बाकी वो सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट। तो वी आर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आई हैव गॉट 85, देखिए दोनों लोग मेज रोपे हैं, ठीक है, और ये 85 रुपया पाता है और ये 92 रुपया पाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि कुछ सीजन में ये मेज रोपेंगे, बाकी समय में नहीं। तो अगर विंटर का सीजन आ जाता है तो ये दोनों फार्म कोई क्रॉप नहीं रोप पाते हैं, इसलिए ये अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे विंटर के सीजन में। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो वी हैव सर्च्ड ऑल डे। ठीक है, हम लोग अलग अलग, देखिए ये लोग क्या काम करेंगे कि अलग अलग काम को कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि इनके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये फिगर को आप देख लीजिएगा, पीपीटी में आपको दिया गया, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए यहाँ पर अब समझते हैं डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये आप सिंपल सा हमने अभी बात किया है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट में अंतर है। अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार के, एक होता है सीजनल, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन सम एक्टिविटी देन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टिंग्विश्ड। आपको हमने सिंपल सा बताया कि जिसमें हम लोग को ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक लोग भी रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 2 लोग तो फालतू हैं, लेकिन एक प्रकार से एम्प्लॉयड है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। अगर ये नहीं रहते, इतने लोगों की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, कुछ लोग भी रहते तो ये खेत रोपा पूरा अथवा हो जाता, काम हो जाता, तो फिर भी ये डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में ही अंडर एम्प्लॉयमेंट के लोग शिकार होते हैं। जैसे सर्वेंट ऑफ जो कैजुअल वर्कर्स हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है, इन अर्बन एरिया, जो कि काम डेली करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेंटर हैं, पेंटर को कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में जीते हैं। प्लम्बर हैं, रिपेयर पर्सन है, अदर डूइंग ऑल जॉब जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी उनको काम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। एम्प्लॉयड हैं बट वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो
many of them do not find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something. ठीक है, स्ट्रीट पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई कार्ट खींचता है या फिर रिक्शा चलाता है, ये भी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ठीक है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आते हैं क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर और जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटी होती, अच्छा कामों की अपॉर्चुनिटी होती, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहते। अब देखिए, अब बात अंडर एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपको डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, हम लोग बात अब वहां तक ठीक है, लेकिन हम लोग और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उसको देखिए। इंप्रूविंग इरिगेशन, अगर हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर देते हैं तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। आप पूछिए कैसे। देखिए, सिंपल सा क्या है कि बहुत ऐसे भारत में बहुत से ऐसे क्या है एरिया हैं जहाँ पर की जो खेती होती है एक सीजन में, होल ईयर में ओनली वन क्रॉप की होती है, वन क्रॉप की होती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अदर क्रॉप्स नहीं उगा पाते हैं। एक साल में एक ही क्रॉप उस खेत से उग पाता है, तो ये होती है। अब देखिए, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करें तो क्या एक ईयर में दो प्रकार के क्रॉप या 3 प्रकार के क्रॉप क्या किए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम लोग इंक्रीज किए तो ज़्यादा फसल भी होगा। ज़्यादा फसल हो गई तो जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिन तक, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार से ज़्यादा दिन तक, वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार का उनको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट किया जाए तो और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, लोकल बैंक्स अगर खोला जाए, ठीक है, तो क्रेडिट दिया जाए लोकल बैंक्स के द्वारा, ठीक है, तो भी एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन किया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्री जो कि सेमी अर्बन एरिया में अगर स्थापित किया जाए, उससे भी कोल्ड स्टोरेज खोला जाए, उससे भी क्या होगा कि लोग अपना स्टोर में जमा करेंगे, बेचेंगे नहीं, उनसे कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले भी लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि 2/3 ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन जो है स्कूल को अटेंड करें तो उससे क्या बहुत सारा, ठीक है, अभी इंडिया में लगभग बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। ओनली 2/3 जो लोग हैं स्कूल अटेंड करते हैं। अगर ज़्यादा स्कूल खोला जाए और लोगों को अटेंड किया जाए तो ज़्यादा टीचर्स आएंगे, ज़्यादा स्टाफ्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए तो ज़्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नर्सेज को जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर टूरिज्म के सेक्टर में काम किया जाए तो लगभग ऐसा माना गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग का एक आंकड़ा है कि लगभग 35 लाख जॉब, ठीक है, क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, 35 लाख जॉब क्रिएट हो जाएंगे अगर टूरिज्म को और बढ़ावा दिया गया तो। ठीक है, अच्छा, राइट टू वर्क, ये कोई मतलब राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाए, मतलब सबको काम की, जैसे आप जानते हैं कि नरेगा, ठीक है, पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया। ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये लोगों को काम करने का क्या देता है, राइट देता है। तो इसके तहत क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर ईयर, एक साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देगी। इसके ईयर जो लोग नरेगा का, मतलब अब मनरेगा इसको बोलिए, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 अब हो गया है मनरेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो मनरेगा की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब मनरेगा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मनरेगा गवर्नमेंट ये मनरेगा के तहत राइट टू वर्क को क्या करती है, लोगों को बचाती है। ठीक है, जो राइट टू वर्क है लोगों का, उनको का ख्याल रखती है और मनरेगा के तहत 100 डे काम देती है। अगर 100 डेज मान लीजिए कि काम आपको नहीं मिला मनरेगा के तहत, तो आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगी 100 डेज का जो प्राइस होगा, ठीक है, 1 मिनट, 100 डे का जो आपका वेज बनेगा वो आपको गवर्नमेंट ऐसे ही देगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, सो मोर पीपुल वुड बी इन्वॉल्व इन द टॉक ऑफ इरिगेशन एंड चैनलाइजिंग द कैनल डाइवर्जन। ये आपको सिंपल सा बता दिया गया कि ये अगर सेक्टर्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर सेक्टर, अगर इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करने तो ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है, अब समझते हैं यहाँ पर। तो
और देखिए मूविंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम कोर, अब हमने बात की ये प्राइमरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में और हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज बहुत सारा बैठेगा, ठीक है, सेमी अर्बन एरिया, रूरल वेक्टरनेसी, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, ये एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। लगभग 35 जॉब, सॉरी एक्स्ट्रा 35 लाख है यहाँ पर, ठीक है, लाख जॉब, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में। तो ये सारा चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर नरेगा के बारे में थोड़ा सा, मनरेगा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले इसका नरेगा नाम था, अब मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 में, ठीक है। कौन? मनरेगा। अब इसके तहत क्या था कि जो लोग गरीब लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था उनको 100 डेज का काम मिलेगा, ठीक है। और 100 डेज का काम कौन गारंटी करेगा? गवर्नमेंट गारंटी करेगी। अब मान लीजिए कि 100 डे का काम वो नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है किसी तरह, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिया जाएगा उसके बदले, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब उसके बदले पैसा, और इसका जो मिनिमम प्राइस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम मनरेगा के बारे में और चीजें अगर बात करें, हाँ, मनरेगा के बारे में और कुछ बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि ये जब कौन सा ला के अनुसार आया था? राइट टू वर्क। ये शुरुआत में 625, सिर्फ 625 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था इंडिया में, ठीक है। और आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया गया है इसके तहत। किसके तहत? मनरेगा के तहत, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर समझ में आया कि हम लोग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिंपल सा कोई पूछे, मान लीजिए कि सिंपल सा कोई पूछे कि आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग एकदम बिल्कुल, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आप आराम से लिख सकते हैं। हम एमसीक्यू तो यहाँ पर करा ही देंगे, उससे ज़्यादा एमसीक्यू आने वाला नहीं है, लगभग मान के चलिए। अब देखिए, कुल मिला के इसमें अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि हमको जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट, तो कैसे कर सकते हैं? तो ज़्यादा इंडस्ट्री लगा कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर, जैसे टूरिज्म को, ठीक है, बढ़ावा देकर, और एजुकेशन फैसिलिटी को, हेल्थ फैसिलिटी को, ये सारी चीज़ को हम लोग अगर बढ़ावा देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से इस चीज़ों को कॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर कितने सेक्टर में सेक्टर्स को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर सिंपल सा अगर भाषा में बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा समझिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर, और ये प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ऐसा समझिए। सिंपल सा भाषा में समझना है तो ऐसा समझिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में सिंपल सा देखिए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, ऐसा ही नहीं। ये सिंपल से क्या कर रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये जो है रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया होता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या काम करता है कि ये जो कि कंट्रोल में गवर्नमेंट के नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, ये कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। ये बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि मानते भी नहीं है गवर्नमेंट के, ठीक है, रूल्स एंड, क्योंकि इनका मोटिव क्या होता है? इनको मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, लेकिन इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट बाद में सेकेंडरी चीज़ है, पहले लोगों की भलाई और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, प्रॉफिट सेकेंडरी चीज हो जाती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। देखिए, वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इनको जब मन तब हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। इनके पास एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी होता है, इसका मतलब ये है कि इनको जब मन तब हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब मन तब इनको हटाया जा सकता है, इनमें एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती। क्लियर है? अब देखिए, इनको जो है एक फिक्स नंबर ऑफ आवर वर्क करना होता है और इसके बदले ज़्यादा इनको नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पर ओवर टाइम का भी कोई पैसा नहीं दिया जाता है, जब बन तब ओवर टाइम भी लगा दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है या कम पैसा दिया जाता है ओवर टाइम का। अच्छा, इस सेक्टर में वर्कर्स जो होते हैं पेड लीव पाते हैं, अगर वो छुट्टी पर हैं तो उनको पैसा मिलता है, उनके बदले पेमेंट भी मिलता है छुट्टी के दौरान, ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी, ग्रेजुएटी भी, मेडिकल फैसिलिटी भी, रिटायरमेंट, सारा चीज़ मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी, जबकि होम ट्यूटर, पर्सन वर्किंग इन स्मॉल जनरल स्टोर, इनको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे हैं जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
बहुत ज़्यादा फैसिलिटी का मतलब मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ तक कि होम अलाउंस, TR, बहुत सारा ट्रैवल अलाउंस आपको TA मिलता है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस जिसको बोलते हैं, ये सारी बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ठीक है, आपके परिवार के खर्चे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, कैंटीन की सुविधा मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए प्रॉब्लम्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन वर्कर्स को कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को क्या किया जाए कि प्रोटेक्ट किया जाए, ये दो चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको PDF मिल जाएगा, PDF आप जाइएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाइएगा, ज्वाइन होइएगा और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नो लॉ टू गवर्न देयर वर्किंग कंडीशन लाइक सैलरी और वेजेस, ठीक है, नो लॉ टू गवर्न देयर वर्किंग कंडीशन लाइक सैलरी, वर्किंग आवर टर्मिनेशन, वर्कर्स आर बाउंड टू वर्क एज पर द डिक्री ऑफ द एम्प्लॉयर। देखिए इसमें क्या है कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो इनको पहले इस प्रकार के सैलरी वेजेज अच्छा नहीं मिलता है, वर्किंग आवर इसका फिक्स नहीं होता है, टर्मिनेशन कभी भी किया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार के चीज़ों को। और इनको क्या करता है, जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा, जैसा जो हायर किया है वैसे आपको करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनको जब मन तब लूज करने का डर बना रहता है कि हम जॉब लूज कर जाएंगे अगर अच्छे से काम नहीं किया तो। अच्छा, इनकम यहाँ पर रेगुलर नहीं होता है और सिक्योर्ड भी नहीं होता। ऐसा कभी कभी बहुत लोगों के साथ कोविड-19 में हुआ था कि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां से वो पैसा नहीं दे पाई थी क्योंकि वो घाटे में चल गए थे, तो उन वर्कर्स का जो काम किया हुआ था वो एक प्रकार से बेनिफिटेड नहीं हुआ, उनके बदले उनको पैसा पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो बेनिफिट है, मेडिकल, पेंशन, इंश्योरेंस, पेड हॉलीडे लीव, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़, PF, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, ठीक है, ये जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मिल पाती है। अब देखिए यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए इनको क्यों जरूरी है कि प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि देखिए अराउंड 92% जो है कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है, ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इनकी भी प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। अब बेसिक गुड, मोस्ट ऑफ द बेसिक गुड लाइक फूड एंड अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि छोटे छोटे चीज़ें जैसे भोजन हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा ही क्या किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इकोनॉमी को पैरालाइज ना हो, इकोनॉमी को बचाने के लिए इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इनके इंटरेस्ट को भी ख्याल रखना पड़ेगा, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हम और आते हैं, ठीक है, कि क्यों जरूरी है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी में कुछ और आते हैं, ठीक है। अब देखिए इट इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर, ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। देखिए अब मेनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइजेस इन डिफरेंट टाइम ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट हैविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू अवॉइड। देखिए बहुत सारे रूल्स लॉ आज तक बने हुए हैं, ठीक है, सिचुएशंस ऐसे राइज हो जाते हैं जहाँ पर कि क्योंकि ये प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा इस पर निगरानी नहीं रखी जाती है, तो ये जरूरी है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इस पर नज़र रखी जाए। अब देखिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जिनसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर कि हम लोग मोर एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। मोर एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे अगर वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे DB डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आधार कार्ड से लिंक होता है और डायरेक्टली पैसा आप में चला जाता है, ठीक है। जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए DBT का फायदा क्या है, DBT का पहले क्या होता था, DBT का सिस्टम बता देता। पहले क्या होता था कि जब आधार कार्ड नहीं था तो लोगों के पास, जैसे आप लोग सुने होंगे वृद्धा पेंशन आता था तो लोग लाइन लगाकर, बहुत सारे लाइन लगाकर बूढ़े लोग, और तब जाकर धीरे धीरे पैसा हैंड टू हैंड मिलता था। अब
पहले क्या होता था कि फार्मर्स के जो भी पैसा आते थे, कुछ भी पैसा आता था तो अधिकारी कुछ खाते थे, कुछ तब जाकर लोगों तक पहुंच जाता, और वो भी लाइन लगाने के बाद। अब क्या हो गया कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है कहाँ, आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में, लोगों के अकाउंट में। अब डीबीटी के जो आधार कार्ड से जोड़ के डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसके तहत आपको फायदा क्या हुआ कि डायरेक्टली लोगों के पास पैसा आ जाता है, बीच में तो कोई लेने वाला नहीं है। और दूसरा नंबर, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी वो खत्म हो गई, ठीक है। तो डीबीटी का एक फायदा हुआ, और ये तेजी से बढ़ाया जा रहा है कि हर चीज़ में जो भी पैसा प्रोवाइड कीजिए वो डीबीटी के माध्यम से वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में जाए। अब यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार के देखिए, अभी जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 पर ईयर में किसानों को मिलता है। तो अब देखिए, ये जो पैसा है ये डीबीटी के माध्यम से किसानों के पास पहुंचता है। तो इस प्रकार के सब्सिडी जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, ये चीज़ कहना का है, ठीक है। इससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और सब्सिडी क्यों प्रोवाइड जरूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का? ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें काम करते हैं लोग, नहीं। जैसे आपके घर में आपके पिता फार्मर अगर हैं तो वो भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है, अपना खुद का खेती कर रहे हैं तो भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है। उनमें कोई भी सैलरी, ये सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पेंशन वेंशन ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ही अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार की सब्सिडी उनको देना जरूरी है। अगर फसल मान लीजिए बर्बाद हो गया, किसी से बाढ़ आ गया, फिर या अकाल आ गया, तो ये चीज़ें हम अगर सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो आगे फिर अगले बार उनके पास पैसा नहीं होगा कि वो क्या कर पाए, खेती कर पाए। तो ये जरूरी हो जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या प्रोवाइड करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, ठीक है, छूट प्रोवाइड करना। अब देखिए, कुछ लाभ बनाने के लिए कुछ लाभ बनाया जाए जो कि अनऑर्गेनाइज जो भी वर्क है उनको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, ठीक है। डेवलपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ देखिए बहुत सारे बनते हैं लेकिन उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जिसके चलते वो अच्छे से लागू नहीं हो पाते। तो ये जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्ट लाया जाए, ठीक है। अब देखिए, छोटा सा और पार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको आज खत्म ही कर देते हैं। अब देखिए, जो फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एडिक्वेट फैसिलिटी देखिए उनके सीड के समय जब सीड वो बोते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, इनके लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए तो फिर ये एक उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं, तो इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो इनका क्या होगा कि ये अच्छे से खेती कर पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स और मार्केटिंग आउटपुट में जो काम करते हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जानते हैं कि कोविड-19 में बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए थे, तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाई, कुछ करोड़ पैकेज लाया और जो भी उस प्रकार के इंडस्ट्रीज आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको प्रोवाइड कराया, लेकिन बहुत लोगों को प्रोवाइड नहीं हुआ। अब पता नहीं है कि बहुत लोगों तक पहुंचा भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़। तो अब ये दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ लाती है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। खुद गवर्नमेंट के पास भी ये आंकड़ा नहीं होता कि कितने लोगों के पास पहुंचा। तो ये फिर एक बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है, इसको दूर करने की बात जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि डेली अपना कमाते खाते हैं, ठीक है, जो कि चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अब लास्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सेक्टर्स का डिवीजन ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप अभी ना हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट किधर है किधर नहीं, उसके अनुसार हमने बात की। अब देखिए, ऑनरशिप के आधार पर तो दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक जो होती है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इसका एसेस डाउन करती है, ठीक है, मनी फ्रॉम दी टैक्स, जो मनी आता है पब्लिक सेक्टर में वो टैक्स से आता है, और रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेट कंपनी होती है, इनका काम होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, ये और जैसे टिस्को ले रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है या गवर्नमेंट की खुद की है, तो उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर, जैसे BSNL, SBI, ONGC, ETC, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पब्लिक सेक्टर की, ठीक है। तो पहला नंबर की ये आउंड और कंट्रोल दोनों गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका होता है कि लोगों का वेलफेयर हो और गुड्स एंड सर्विस को रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ये काम होता है इनका। मोस्टली वो बेसिक जो जनरल पब्लिक का बेसिक नीड्स है उन पर वो काम करती है, ठीक है। अच्छा, आज इसका पब्लिक सेक्टर का लास्ट जो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जनरल पब्लिक का, ये जो जनरल पब्लिक इज रियल ऑनर ऑफ
द गवर्नमेंट मनी, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर इज अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक, चूंकि आप जानते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर को पैसा जाता है वो जाता है टैक्स से, इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी पब्लिक गवर्नमेंट है वो इनके बदले अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो कि हम अगर लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अच्छा, क्यों जरूरी हो जाता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी समझते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर आप जानते हैं कि जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को द्वारा ऑन किया जाए या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे रिलायंस हो गया, बुक हाउस हो गया, इट इज। अच्छा, इनका प्रॉपर्टी क्या है? पहला नंबर की ये प्राइवेट होंगे, ठीक है, और लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं किया जाएगा। इनका मेन काम होगा कि ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। फोकस इज ऑन हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिव इफिशिएंसी एंड कंपटीशन। ये चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाए वो बेटर से बेटर बनाए और उसका जो क्वालिटी हो अच्छा हो, ठीक है, ताकि कंपटीशन जो है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग कंपनी है, तो उनके बीच में कंपटीशन होती है, तो वो चाहते हैं, उनका काम क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाए और अधिक से अधिक कंपटीशन में वो आगे निकले, ठीक है। अब मेनली वर्क इन द फील्ड ऑफ विथ हायर पोटेंशियल फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, ये इनका काम होता है कि किसी तरह पैसा जब बहुत ज़्यादा कमाए, ठीक है। अब मैनेज प्रोफेशनली अवॉइडिंग द जनरल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट का लॉ होता है इसको प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, ठीक है। अब देखिए पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, आप सिंपल से समझेंगे। अगर पब्लिक गवर्नमेंट नहीं रहती, सिंपल सा समझिए, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं रहता, पब्लिक सेक्टर नहीं रहता, तो क्या होता? आपके पास जो रोड दिख रहा है वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, ठीक है। जो आप स्कूल्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक है। जो आप हॉस्पिटल्स देख रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रहता, तो मतलब लोग क्या कर पाते, जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज नहीं करा पाते, ये चीज़ें नहीं हो पाती सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए, ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करता है कौन? पब्लिक सेक्टर, ठीक है, गरीब लोगों तक पहुंचता है सारा चीज। इनकम एंड वेल्थ, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है, इनकम और वेल्थ। इनका मेन पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोगों के भलाई, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों की भलाई, ठीक है। ये डेवलप इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये वैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं जिनमें ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट हो। जैसे आप जानते हैं रेलवे प्राइवेट की बस की बात नहीं थी, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन किया? भले अब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है वो बात अलग है, बट गवर्नमेंट ही इसको क्या शुरुआत की, ठीक है। इस इंश्योर बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये इंश्योर करता है कि हर एरिया में बैलेंस ग्रोथ हो, ठीक है, कौन? पब्लिक सेक्टर। इट प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर किसी कम लोगों के हाथ में नहीं चले जाए, ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेशन से क्या करती है? रोकती है। अब ये रिसोर्सेज डेवलप करती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये जनरेट करती है, ठीक है। इट प्रोमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा प्रोमोट करती है, मतलब बाहर से इम्पोर्ट हो, ठीक है, चीज़ें इस चीज़ का। ये जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। पब्लिक सेक्टर नहीं रहता तो सिंपल सा गवर्नमेंट जॉब नहीं रहता, तो सारी चीज़ें नहीं। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये हेल्प करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। आप जानते हैं कि सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बदौलत, पब्लिक सेक्टर के ही बदौलत है। अगर ये नहीं रहता तो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। अब समझिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बता दिया गया, ठीक है। फ्लो चार्ट में आपको पूरा आपको दे दिया जाएगा, माइंड मैप आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एमसीक्यू। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। आगे से हम लोग कल की क्लास में करेंगे एमसीक्यू। ये इसके बाद हम लोग फर्स्ट टर्म का ये टोटल इकोनॉमिक्स का चैप्टर, ठीक है, समाप्त हो चुका है फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म में हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग मूव करेंगे अनदर सब्जेक्ट की ओर, ठीक है। कल हम लोग चलेंगे एमसीक्यू, इसके बाद हम लोग चलेंगे अनदर सब्जेक्ट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।